हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंदर आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 9। और ये जो टेस्ट है बेटा, ये है त्रिपुरा टेट 2017 में जो हुआ था उसके लेवल 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस। तो टेस्ट शुरू करने से पहले आज का विचार यही है कि आप ये समझिए कि एग्जाम की डेट आ गई है, तो ये आपके लिए एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का। आप इतने दिनों से जो तैयारी कर रहे थे, साल दर साल करे जा रहे थे, अब ये आपको मौका मिला है, तो इस मौके को पूरी तरीके से भुनाइए और इसमें सबसे अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म देने की कोशिश कीजिए। आप अपना बेस्ट दोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। आप अपना बस बेस्ट देने के पे काम कीजिए और अच्छी तरह से करके आइए, प्रेशर मत लीजिए। आपको ही समझ होगी ना तो आप जरूर अच्छी तरह कर पाएंगे। डर के घबरा के तो कई बार बच्चे गोले गलत भर देते हैं, कई बार आता हुआ सवाल भी गलत कर देते हैं। तो ऐसा डर और चिंता मत कीजिए, अच्छी तरह परफॉर्म कीजिए। अच्छा खासा टाइम है और अभी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए अपनी सीरीज का टेस्ट नंबर 9 उसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड यानी बच्चों का विकास वो किस चीज से संदर्भ रखता है, यानी किस चीज से कंसर्न रखता है। ए क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट यानी मात्रात्मक विकास, बी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट गुणात्मक विकास, और सी दोनों। बेटा इसका आंसर सी होगा। आप जैसे जानते हैं कि ग्रोथ जो होती है ना, वो होती है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि के अंदर हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, ये एक टाइम के बाद जाकर रुक जाती है। तो वो तो होती है ग्रोथ, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जिनको नापा जा सकता है, जो कि मेजरेबल होते हैं। अब ग्रोथ एक छोटा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है डी से, यानी कि डेवलपमेंट का, विकास का। विकास के अंदर विकास जन्म जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जन्म से मृत्यु तक चलती है। विकास के अंदर ग्रोथ तो आती है, ग्रोथ के अंदर विकास नहीं है। तो डी के अंदर तो जी है, डेवलपमेंट के अंदर तो ग्रोथ है, मगर ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो जब विकास के अंदर ग्रोथ आ गई तो विकास के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन तो आ ही गए। अब विकास अपने आप में गुणात्मक परिवर्तन कैसे है, आप देखिए। विकास के भिन्न भिन्न आयाम है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जोन्स है, इनके बीच में ये आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि वूम टू टूम चलता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके की डेवलपमेंट आती है। कैसे संज्ञान में परिवर्तन होता है, छोटे बच्चे का चिंतन जब वो कैसे भिन्न है, जब बच्चा जो है वो वयस्क के चिंतन से वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसके जो चिंतन में चेंजेस आए, तो वो भी डेवलपमेंट है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसको आप देख रहे हो। तो इसका आंसर सी है। कार्ल रॉजर्स कौन थे? अब जो कार्ल रॉजर्स थे ना, उन्होंने सेल्फ के बारे में काफी काम किया था। अब जो सेल्फ होता है ना, उस पे उनका काम था, और सेल्फ से रिलेटेड जितना भी काम है, चाहे मैस्लो का है या कार्ल रॉजर्स का है, वो मानवतावादी साइकोलॉजिस्ट। कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि हमारा सेल्फ होता है ना, एक होता है हमारा रियल सेल्फ जो कि हम हैं, ठीक है, और एक होता है हम आइडियल सेल्फ जो कि हम बनना चाहते हैं, जिस तरीके के विचारों को हम चाहते हैं। अगर इनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी होती है, समानता होती है, तो हमारा मेंटल बैलेंस बना रहता है। अगर इनके बीच में इनकॉन्ग्रुएंसी हुई तो हमारा मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही उसने कहा है कि जो रियल सेल्फ है वो बैलेंस बना के रखना चाहता है एक आइडियल सेल्फ के साथ, जो कि आप चाहते हो। जैसे कि रियल सेल्फ है कोई डिसऑनेस्ट है, यानी कि कोई बेईमान है, और आइडियली वो चाहता है कि ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। तो क्या उस तरीके की बातें उसके व्यवहार में आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी, और नहीं आ पाएंगी तो एक उसका सेल्फ जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि एक तरीके से परेशान हो रहेगा। तो इसलिए सेल्फ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताया कार्ल रॉजर्स ने। और बेटा ये देखना, कार्ल रॉजर्स ने एक थेरेपी दी थी, वो दी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। उसने कहा था कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आए हैं तो उस प्रॉब्लम के उनके सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है। उसमें आप क्या करोगे, आप एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यूज करोगे जो कि नॉन डायरेक्टिव नेचर की होती है, यानी कि आप उसमें ये नहीं बताते कि ये कर लो, ये कर लो, ऐसे ठीक हो जाओगे, ऐसे ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं करते। जो थेरेपिस्ट जो होता है ना, वो अनकंडीशनल पॉजिटिव
रिगार्ड देता है क्लाइंट को, यानी कि वो उसकी सारी बातों को सुनता है और जैसे वो बोलता है ना उन्हीं बातों को वो एक शीशे की तरह उसके आगे पेश कर देता है। अब जब वो उसके आगे पेश करता है तो क्लाइंट जो होता है वो सोचने पे मजबूर होता है कि क्या मेरी इनकॉन्ग्रुएंस है, क्या मेरी एंजाइटी है, क्या है। और फिर जो है नॉन डायरेक्टिव, उसने डायरेक्ट नहीं किया, उसने पिन पॉइंट नहीं किया कि तेरे चिंतन में ये दिक्कत आ रही है भाई, उसने उसी की बातों को उसको सुना दिया। जब उसने सुनाया क्लाइंट को तो क्लाइंट ने सुना और गौर से ध्यान देके समझा कि हाँ ये चीज गड़बड़ है। तो इस तरीके से उसने अपने सेल्फ पे जो दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व किया। तो उसने नॉन डायरेक्टिव थेरेपी दी। कहा जो क्लाइंट को है वो अनकंडीशनल यानी किसी कंडीशन में बाउंड नहीं, एज अ पॉजिटिव रिगार्ड दो, प्रेम दो, अच्छी तरह उसकी बातें सुनो। क्लाइंट सेंटर्ड उसकी ये थेरेपी थी, क्लाइंट पे आधारित थी। हर क्लाइंट डिफरेंट है, उसका सेल्फ डिफरेंट है, तो ऐसे ही जो उसकी थेरेपी है उसकी प्रॉब्लम पे आधारित है, तो इसलिए ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है। तो कार्ल रॉजर्स जो थे वो मानवतावादी थे। बिहेवियरिस्ट जो थे वो तो स्किनर थे, वॉटसन थे, पेवलोव थे। गेस्टाल्टवादी जो थे भाई वो कोलर, कोफका, वर्दीमर ये सब थे जिन्होंने पूर्णवाद की बात की थी। नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है। लेट चाइल्डहुड यानी कि बाद में आने वाला बाल्यावस्था, यानी बाद की बाल्यावस्था। अब बाद की बाल्यावस्था यही होगी ना जब की बाल्यावस्था खत्म होने पे है और उसके बाद प्यूबर्टी शुरू होने वाली है, यानी कि एडोलेसेंस आने वाला है, किशोर अवस्था आने वाली है। तो लेट चाइल्डहुड बाद की बाल्यावस्था एडोलेसेंस के बाद आती है क्या? किशोर अवस्था के बाद आती है क्या? नहीं, किशोर अवस्था के बाद तो अडल्टहुड आता है, व्यसकपन आ जाता है, तो ये तो आंसर नहीं है। प्यूबर्टी से पहले आती है, हाँ बिल्कुल सही है। प्यूबर्टी एक पॉइंट होता है भाई बेटा जो कि लड़कियों में पहले आता है, ठीक है, और लड़कों में 1 साल बाद आता है, जनरलाइज देखा जाए। यानी कि लड़कियों में 11 से 12 साल तक और लड़कों में 12 से 13 साल तक आ जाता है, जिसके अंदर उनके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं, यानी कि लड़कियों की डेट आने लग जाती है। तो इस तरीके से जो वो स्टेज होती है ना वो कहलाती है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी जो है वो यौवन अवस्था का प्यूबर्टी जो है वो एडोलेसेंस का सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब प्यूबर्टी से जो पहले की अवस्था हुई वो लेट चाइल्डहुड हुआ, यानी कि बाद की बाल्यावस्था की लेट खत्म हुई और प्यूबर्टी हुई। फिर प्यूबर्टी शुरू होते ही एडोलेसेंस शुरू हो गया, किशोर अवस्था शुरू हो गया, तो इसलिए इसका आंसर बी। अर्ली चाइल्डहुड से पहले तो बेटा यानी कि बाद वाली चीज अर्ली से कैसे पहले आ सकती है? लॉजिक से भी सोचो तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अर्ली चाइल्डहुड से पहले तो जो आता है वो बिल्कुल ही सेंसरी मोटर स्टेज में होता है बच्चा, यानी 0 से 2 साल का इन्फेंट होता है। तो इसका आंसर है बिफोर प्यूबर्टी। हाँ एक चीज आप देख सकते हैं, देखिए आप ये टेबल देखिए ध्यान से बेटा, जो हमारी प्री प्राइमरी होती है यानी कि जो केजी नर्सरी वगैरह होती है उसमें बच्चा 3 से लेके 6 साल तक का बच्चा आएगा, तो वो होती है हमारी शैशव अवस्था, अगर हम स्कूल में जो क्लासेस है उसके साथ मिलाकर देखें तो। और फिर आती है हमारी प्राइमरी स्कूल, जो हमारे प्राइमरी स्कूल में आने वाला बच्चा है वो लगभग 6 साल का पहली क्लास में आता है, ठीक है, और 5वीं तक वो 11-12 साल का हो जाता है। तो ये होते हैं इस दौर के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं बाल्यावस्था के। इसलिए लेवल 1 के ज्यादातर क्वेश्चंस में बाल्यावस्था से सवाल पूछा जा सकता है कि उनका क्या चिंतन है, मतलब ज्यादा उसके चांस रहते हैं लेवल 1 में चाइल्डहुड के बारे में पूछने के। और लेवल 2 के बारे में के सीडीपी के क्वेश्चंस में एडोलेसेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया है, इसे आप देख सकते हैं। तो कोलबर्ग के अनुसार सेकेंड लेवल क्या है मोरल डेवलपमेंट का? कोलबर्ग जो थे उन्होंने नैतिक विकास के बारे में काम किया। उनका जो काम था वो पियाजे के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया था, वो पियाजे के काम से प्रेरित थे। तो पहले हम कोलबर्ग के काम को देख लेते हैं। कोलबर्ग ने स्टेजेस दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, यानी कि नैतिक विकास की। जो सबसे पहली स्टेज होती है ना वो होती है प्री कन्वेंशनल, जो कि 0 से 6 साल तक चलती है। इसको आप पूर्व परंपरागत, पूर्व औपचारिक, रूढ़िगत पूर्व अवस्था भी कहते हैं। इसके अंदर फिर 2 सब स्टेजेस है। पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जो कि 0 से 2 साल तक चलती है। आज्ञा व दंड की अवस्था, इसमें बच्चे की नैतिकता इस बात पे आधारित होती है कि ऐसा काम करूं जिससे कि मुझे दंड ना मिले, आज्ञा का मैं पालन करूं, इसी पे उसकी सारी नैतिकता आधारित होती है।
फिर इसकी दूसरी सब स्टेज है वो है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक स्टेज, यानी सापेक्ष साधन उन्मुख अवस्था। ये 3 से 6 साल तक चलती है। ये 0 से 2, ये 3 से 6, तो ओवरऑल हो गई 0 से 6 साल तक चली हमारी पहली स्टेज प्री कन्वेंशनल, जो कि यहाँ पे आपने देखा। अब इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चा जो है वो मोरालिटी को ऐसे करता है कि आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, टिट फॉर टैट, तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा। तो जो नैतिकता होती है वो इस बात पे आधारित होती है। अब आ गई हमारी सेकंड आती है बेटा, वो होती है कन्वेंशनल, यानी 6 से लेकर 12 साल तक। अभी हमने देखा ये बाल्य अवस्था का दौर है। इसके अंदर इस कन्वेंशनल मोरालिटी को हम परंपरागत स्तर, औपचारिक अवस्था या रूढ़िगत अवस्था कहते हैं। और इससे पहले वाली जो प्री थी, यानी पहले, तो उसके अंदर सारी इन्हीं अवस्थाओं के नाम के आगे पूर्व प्रत्यय जुड़ता चला जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारा आ गया गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। बच्चा जो है वो एक्नॉलेजमेंट चाहता है, प्रशंसा चाहता है, तो वो उस तरीके की उसकी नैतिकता होगी जिससे उसे पुरस्कार मिले, अच्छा लोग जो है, बड़े जो है उसकी प्रशंसा करे, तो वो उस तरीके का ही बिहेव करता है। इसके बाद आ गई सेकंड, इसकी सब स्टेज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें जो समाज के कानून हैं उनको माना जाता है। बच्चे की नैतिकता इस बात पे आधारित होती है कि अगर सब कानून तोड़ने लग जाएंगे तो सारे के हुड़दंग मच जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून बनाए गए हैं तो भाई कानून को हर हालत में मानो, इस तरीके की उसकी नैतिक तर्कना होती है। अब जो तीसरी है वो है पोस्ट कन्वेंशन, पोस्ट यानी बाद में, पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था। ये 12 से 18 साल की होती है। इसमें पहला आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था। इसके अंदर कहा जाता है कि जो नियम है उनमें बदलाव लाया जा सकता है, नए नए प्रिंसिपल्स आते हैं, नई नई थॉट्स आती है। जैसे कि पहले राजा महाराजा थे, फिर डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, तो इस तरीके से नियमों में बदलाव हुआ। आप जो है रूल जो है वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो सकते हैं, ये कहलाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे एंड में आती है स्टेज ऑफ कॉन्साइंस, यानी आंतरिक विवेक की अवस्था। इसके अंदर जो होता है, जो बंदा होता है वो बड़ी बातें, जैसे कि आप जो है इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्स, पीस, मतलब बड़े लेवल पे जो है सब ब्रदरहुड है, और अपनी जान को भी खतरे में लगा देना दूसरे की मदद करने के लिए। ये इस तरीके की जो मेंटल मोरल डेवलपमेंट है ना, इस तरीके की जो नैतिक डेवलपमेंट है वो स्टेज 3 की लेवल 2 में आती है। कोलबर्ग ने कहा था जरूरी नहीं है कि स्टेज 3 के लेवल 2 तक सभी बंदे पहुंचे। ठीक है, अब ये हमने सारी स्टेजेस कर ली। हमें बताना है कि कोलबर्ग की सेकंड लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट कौन सी है। वो तो भाई ये है कन्वेंशनल, परंपरागत स्तर, औपचारिक अवस्था, रूढ़िगत अवस्था। तो ये आ गई। अब ट्रांजिशनल मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट थे ना बेटा, ये दिए थे पियाजे ने। पियाजे ने कहा कि अब जो पियाजे ने थ्योरी दी थी ना बेटा, यानी नैतिक डेवलपमेंट की, उसने कहा था कि 2 स्टेज होती है, एक होती है स्टेज 1 और एक होती है स्टेज 2। स्टेज 1 जो होती है वो 4 से 7 साल तक होती है। इसके अंदर जो मोरालिटी, नैतिकता की बात की जाती है, बच्चे को ये लगता है कि नैतिकता एक्सटर्नल है, यानी उससे कोई चीज बाहर है, जो कि बाहर बड़ा हो सकता है, भगवान हो सकता है, टीचर हो सकता है, वो उसको अपने अंदर नहीं लगती उसकी नैतिक तर्कना, उसे लगता है कि बाहर से किसी ने उसके ऊपर दी है। तो वो जो मोरालिटी होती है वो एक्सटर्नल मोरालिटी होती है। इसी के ऑपोजिट स्टेज 2 में 10 से 14 साल तक जब बच्चा हो जाता है तो वो समझता है कि मोरालिटी, नैतिकता उसके अंदर है, वो अपने अंदर से किसी चीज के बारे में नैतिक विचार बता पा रहा है। तो अब अंदर से जब कर पाएगा तो वो ऑटोनोमस है, यानी अपने आप में सेल्फ फंक्शनिंग चीज है। जैसे ऑटो यानी स्वयं, ऑटोमोबाइल जैसे वर्ड देखते हो ना, ऑटोमोबाइल यानी कि खुद चलने वाली गाड़ी, तो एक बंदा उसे चला रहा है ना, तो ऐसे ही खुद को चलाने की जो नैतिकता है वो है ऑटोनोमस, जो कि 10 से 14 साल जब आप स्टेज 2 में आते हो जब डेवलप होती है। हेट्रोनोमस स्टेज 1 के अंदर वो कहता है कि बाहर से मिल रही है, बाहर से आप डर के कारण, पनिशमेंट से बचने के कारण आप इस तरीके की बच्चा जो है वो मोरालिटी देता है। इसके अंदर जो बच्चा शो करता है वो मोरल रियलिज्म शो करता है। मोरल रियलिज्म से मतलब ये है कि रूल जो है वो बड़ों ने दे दिए
उनको जो है चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स है। जबकि जब 10 से 14 साल में आता है तो वो रूल्स के पीछे की जो भावनाएं हैं उनको भी देखने लग जाता है, उसके पीछे जो लॉजिक है उसको भी समझने लग जाता है, और रूल्स जो है उनको चेंज किया जा सकता है समय के साथ, मगर सब मिलकर कॉपरेशन से करेंगे तब। तो इसलिए वो कहलाता है मोरल रिलेटिविज्म, जो कि स्टेज 2 10 से 14 में आता है। इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स है, यानी रुकावट है, रूल बड़ों ने दे दिए, वो चेंज नहीं हो सकते, उनको मानना है और पनिशमेंट से भी बचना है। ये सारी बातें स्टेज 1 में है। अब उसने कहा कि जो स्टेज 1 से लेकर 2 तक जाना होता है ना, उसमें 7 से जो 10 साल का टाइम होता है वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी कि 1 से 2 जाना है, उसमें एक गैप है। इस गैप के अंदर जो बच्चा जो है वो स्टेज 1 वाली रीजनिंग भी दे सकता है, मोरल इश्यूज के बारे में, नैतिक बातों के बारे में, स्टेज 2 की भी दे सकता है, यानी कि अभी उसकी पूर्ण तरीके से वो शिफ्ट नहीं हुआ है 2 में। वो 1 की भी कई सवालों पे 1 वाली रीजनिंग दे देता है, कई सवालों पे 2 वाली दे देता है, यानी कि रूल्स बदल सकते हैं। और किसी चीज के पीछे जो, अगर कोई बच्ची अपनी माँ की मदद करते हुए उसने बहुत सारे गिलास उससे गिर गए, तो उसके पीछे नैतिक तर्क ना वो देखेगा कि गिलास टूटे मगर उसका मोटिव तो अच्छा था, वो एक मदद करने के तरीके से कर रही थी ना मदद, तो इसलिए वो स्टेज 2 की रीजनिंग हुई। अगर स्टेज 1 रीजनिंग वाला बच्चा होगा वो कहेगा कि 6 गिलास तोड़े चाहे मदद कर रही हो तो उसने गलत किया, और 1 गिलास टूटा जानबूझकर तो भी गलत किया, मगर 6 नंबर ज्यादा है तो उसने ज्यादा गलत किया। तो इस तरीके की रीजनिंग जो होती है, जो कि मोरल डेवलपमेंट की होती है, वो स्टेज 1 पे होती है। थोड़ा ध्यान देना, ये वर्ड्स काफी आते हैं। ऑटोनोमस यानी कि बड़े होकर डेवलप होती है, ठीक है। हेट्रोनोमस यानी पहले, और ट्रांजिशनल यानी बीच का फेस। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये पियाजे से रिलेटेड है, इसलिए ये इसके आंसर नहीं। पर्सनैलिटी एक एडॉप्टेड बच्चे की इन्फ्लुएंस होती है उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि एक बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया गया है, मगर उसके जो पैदा करने वाले माता पिता है जिनकी जीन्स उसके अंदर आई है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस तो करती है ना। जीन्स जो है वो हमारा मटेरियल है, यानी जिस मटेरियल को लेकर बच्चा पैदा हुआ होगा, जिससे वो बना है, तो वो तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, हेरिडिटी का रोल होता है भाई। तो ये ट्रू है। थर्स्टन ने एक थियरी दी थी बुद्धि की। वो कौन सी थियरी थी भाई? वो थियरी थी ग्रुप फैक्टर थियरी, यानी समूह कारक विधि। उसने एक फैक्टर एनालिसिस, एक टेक्निक होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसको यूज करते हुए उसने कहा कि जो हमारी बुद्धि होती है ना, वो 13 तत्वों से बनी होती है, मगर 7 जो है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको कहा गया 7PMA, यानी 7 प्राइमरी, प्राथमिक, मेंटल, मानसिक, एबिलिटी, क्षमता। 7 इंपॉर्टेंट है, दी उसने 13 थी। उन 7 के बारे में हम पढ़ेंगे कि बुद्धि 7 तरीके के कारकों से मिलकर बनी है। सबसे पहला है शाब्दिक योग्यता, यानी वर्बल एबिलिटी। इसका संबंध शब्दों से, विचारों के साथ होता है। दूसरी स्मरण शक्ति, मेमोरी। मेमोरी का क्या होता है? याद आप कैसे कर पा रहे हो, कितनी जल्दी कर पा रहे हो, ये सब। नंबर एबिलिटी, एन से जैसे बता रहा है, तो आप कितनी जल्दी जोड़ पा रहे हो, घटा कर पा रहे हो, नंबर से रिलेटेड, जितनी अर्थमेटिक से रिलेटेड है वो नंबर एबिलिटी। उस तरीके की एक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस नंबर एबिलिटी, ठीक है। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर आगमन रीजनिंग भी होती है, इंडक्टिव, और निगमन रीजनिंग भी होती है, डिडक्टिव रीजनिंग। यानी आगमन, एग्जाम्पल से रूल बनाना, डिडक्टिव, निगमन, रूल दे रखा है उसके एग्जाम्पल देना, ठीक है। इसके बाद आ गई वाक योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी। आप बोलने में कितने चतुर है, जो कि हमारे न्यूज रीडर्स होते हैं, उनके वर्ड्स कितनी जल्दी जल्दी वो बता पाते हैं। उनके दिमाग में एक चीज को लेकर शब्द उन्हें खोजने नहीं पड़ने, उन्हें सोचना नहीं पड़ रहा, वो फटाफट उनके मन में जो वो सोचते हैं वो शब्द उनके मुंह पे आ जाते हैं, तो वो कहलाती है बेटा वर्ड फ्लुएंसी। अब आ गई हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी, परसेप्शन, जिसके बारे में गेस्टाल्ट वादियों ने बहुत काम किया था। परसेप्शन एक योग्यता है जिससे वस्तुओं को शीघ्रता से आप पहचान लेते हैं और उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे पढ़ने के लिए आप शब्दों को पहचान लेते हैं कि ये ए है, तो ये कहलाता है परसेप्शन। स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल से जैसे 3D, 2D
और ये सारी आपको सोच पाना, तो ये सारा स्पेशल एबिलिटी के अंदर आता है। तो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको उसने कहा कि बुद्धि जो है ये इन 7 कारकों की है, ठीक है। तो इसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी का ये अलग अलग समूह है, ठीक है। सिंगल फैक्टर की बात तो बेटा बिने ने की थी, जिसने कहा था एक ही है जी जो कि सब में एक जैसा है, तो वो तो गलत है। 2 फैक्टर थ्योरी की बात जो है वो की थी स्पीयरमैन ने। उसने कहा था कि लोगों के अंदर एक जी तो एक जैसा है, मगर कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, S1 S2। अगर कोई डांसर है तो उसमें S1 है, कोई म्यूजिशियन है तो उसमें S2 है, और कुल मिला के फिर जब उसकी बुद्धि लिखी जाएगी डांसर की, वो लिखी जाएगी G+S1। जी जो जनरल है, सब में है। एस यानी विशिष्ट, जो उसकी बुद्धि है वो। अगर म्यूजिशियन की लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी G+S2। जी जो सब में है, S2 जो उसके अंदर है, जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, विशिष्ट है उसकी। तो 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी, ग्रुप फैक्टर थर्स्टन ने दी थी, वो हमने कर लिया। नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं। न्यूरेसिस, एक बच्चे के अंदर 5 साल के बाद, यानी कि बच्चा जो है बिस्तर पे पेशाब कर रहा है, तो ये क्या है? ये एक मानसिक विकार है? नहीं। क्या ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है? हाँ, ये व्यवहार है जिसमें उसे दिक्कत आ रही है। क्या पता पेरेंट्स एक्स्ट्रा कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके व्यवहार में दिख रही है ना वो, तो ये एक व्यवहारगत प्रॉब्लम है। ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि 5 साल का बच्चा तो बताने लग जाता है कि हाँ मुझे बाथरूम आया है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। शाम रात को बिस्तर पे बाथरूम करना, वो बेटा न्यूरेसिस ये शब्द है। ये आपकी इंग्लिश वोकैब में भी आ सकता है, देखना। ये एक तरीके की व्यवहार की दिक्कत है, इसलिए इसका आंसर व्यवहार है। कॉग्निटिव मानसिक डिसऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि मानसिक तरीके से आप नहीं उसके जान सकते कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसके व्यवहार में है, क्योंकि एक बिहेवियरल एक्ट है जो कि वो ये कर रहा है। नोम चॉम्स्की की थियरी थी, वो किस चीज से रिलेटेड है बेटा? वो रिलेटेड है लैंग्वेज डेवलपमेंट से। चॉम्स्की ने जो कहा था कि हर बच्चा जो है वो एक जन्मजात LAD यानी लैंग्वेज भाषा एक्विजिशन अर्जन करने वाली डिवाइस लेके पैदा होता है। अब वो डिवाइस जो है वो इनेट है। अब वो इन्वायरमेंट में जैसे जैसे वो आवाजों को सुनेगा, उनको सुन सुन के वो अपने आप ही भाषा को सीख जाएगा। तो उसने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कहा कि एक प्रोग्राम फिट होता है ना, जैसे एक कंप्यूटर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर फिट होता है ना, और फिर आप काम करने लग जाते हो, तो ऐसे ही बच्चा जो है वो एक सॉफ्टवेयर LAD फिट होके पैदा हुआ हो जाता है। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिलते हैं, भाषा को वो सुनता है, तो वो अपने आप जो है भाषा की, जिस भाषा को वो सुन रहा है उसकी ग्रामर को वो अपने आप इंटरनलाइज कर लेता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड इनका काम था, सामाजिक डेवलपमेंट से नहीं था, और ना ही संवेगात्मक से रिलेटेड। और उन्होंने कहा था कि किसी भी भाषा के सरफेस तही स्ट्रक्चर के साथ साथ बच्चा अपने आप उस भाषा के समय के साथ डीप स्ट्रक्चर भी सीख लेता है। यानी कि जो अंदर की बातें होती है कि किंतु कहाँ लगाना है, परंतु कहाँ लगाना है, मिक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, दो बातों में जो दूसरी बात अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको पहले करके कैसे बोलना है, वो आपको इतना ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा सुन सुन के ही सीख जाता है। आप उसे एक्सपोजर ही प्रोवाइड कर रहे हो। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा परमानेंस। परमानेंस जो है वो अब कब आ जाता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस जो आता है वो 24 मंथ के बाद आ जाता है। जो हमारी चीजें अगर सामने नहीं है तो भी वो एग्जिस्ट करती हैं। जब बच्चा स्टेज 1 पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तो आप स्टार्टिंग के मंथ्स में तो बच्चे को कह सकते हैं अरे चिड़िया ले गई, मगर जब वो 24 महीने का होगा, स्टेज 1 खत्म होने पे होगी, तो उसको पता चल जाएगा। आप उसको इस तरीके से उल्लू नहीं बना पाओगे कि चिड़िया ले गई। उसको पता है कि चीज छुपा रहे हो तो चीज यहाँ छुपी हुई है, वो उसको ढूंढेगा। तो वो जो होती है सेंसरी मोटर स्टेज के एंड में जाके 24वें महीने पे जो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो वो हासिल कर लेता है। तो इसका स्टेज 1 सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 ईयर्स की होती है, उसके एंड की ये अचीवमेंट है। तो इसलिए इसका आंसर सी है। फॉर्मल तो भाई 11 एंड अबव है, इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है। और प्री ऑपरेशनल जो है वो स्टेज 2 है। स्टेज 2 में आने से पहले ही स्टेज 1 के एंड में बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु का होना, मतलब वस्तु एग्जिस्ट करती है, चाहे बेशक सामने ना दिखाई दे, वो उसको समझ आ जाता है। लिकर्ट स्केल क्या है?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा ध्यान से। जो हमारे एटीट्यूड होते हैं ना, एटीट्यूड क्या होती है? हम इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल नेचर की किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, कभी किसी भी इंसान के लिए, तो वो कहलाता है एटीट्यूड। अब इस एटीट्यूड को जानने के लिए एक स्केल बनाया गया जो कि लिकर्ट ने डेवलप किया था, वो कहलाता है लिकर्ट स्केल, जो कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में भी देखते हैं, काफी यूज होता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि एक स्टडी कराई गई कि ऑनलाइन टीचिंग जो है उसकी यूजफुलनेस पे, ठीक है, इस पे एक स्टडी करनी है। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी गई। एक स्टेटमेंट दी गई कि वो कहता है कि आई अंडरस्टैंड थ्रू दिस, मतलब मेरे को जो इसमें से पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आता है। तो अब ये आएगा हमारा डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, कि मैं इस चीज से बिल्कुल भी डिसएग्री स्ट्रांगली करता हूं, हाँ मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानता। डिसएग्री, मैं इस चीज को नहीं मानता। कांट से, मैं कुछ कह नहीं सकता। एग्री, यानी मैं इस चीज को मानता हूं। स्ट्रांगली एग्री, मैं बिल्कुल अच्छी तरह मानता हूं कि मैं इस चीज से, ऑनलाइन टीचिंग से मैं सब कुछ समझ जाता हूं। अगर आप समझ जाते हैं, आप एग्री करते हैं, तो आप इस चीज को, आप स्ट्रांगली एग्री पे टिक लगा देंगे। इसको 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। और आप जिस तरीके की, जिस स्टेटमेंट के बारे में जैसी पॉजिटिव भाषा, पॉजिटिव मानते हो उसको, तो आप उस तरीके का टिक मार देंगे। नेगेटिव मानते हो तो नेगेटिव का मार देंगे। तो इस तरीके से ये एक 5 पॉइंट डिवीजन होती है। देखिए, ये पहली डिवीजन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। इस तरीके से एटीट्यूड स्केल के लिए लिकर्ट स्केल जो होता है वो 5 पॉइंट का स्केल भी हो सकता है, वो 7 पॉइंट का स्केल भी हो सकता है। मगर मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो 5 पॉइंट का होता है, जिसके अंदर हमारा स्ट्रांगली डिसएग्री, बिल्कुल डिसएग्री करती हूं मैं इस बात से कि इससे अच्छा पढ़ाया जा सकता है। मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ कि बिल्कुल नहीं अच्छा पढ़ाया जा सकता, तो मैं इस वाले स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक मार दूंगी। डिसएग्री करती हूँ, मैं इस बात को नहीं मानती कि अच्छा पढ़ाया जा सकता है, तो मैं डिसएग्री में कर दूंगी। कांट से, मैं कुछ नहीं कह सकती, तो ये आ गया। एग्री, हाँ मैं एग्री करती हूँ कि इससे, ऑनलाइन टीचिंग से अच्छा पढ़ाया जा सकता है। स्ट्रांगली एग्री, हाँ मैं बिल्कुल अच्छी तरह मानती हूँ कि इससे अच्छा तो किसी से पढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके की बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, और बहुत सारे व्यूज इकट्ठे करे। फिर जितने भी आए ना, तो हमने देख लिया स्ट्रांगली डिसएग्री वाले कितने आ रहे हैं, डिसएग्री वाले कितने आ रहे हैं, और एक टेबल टेबुलेट कर ली। और उसको टेबुलेट करने के बाद हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा मोड, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस रिस्पॉन्स की होगी, तो वो बता देगा। अगर हमारी स्टेटमेंट सारी ऐसे वाली ज्यादा आ रही है, यानी जितनी हमने S1 S2 जितनी स्टेटमेंट्स दी उस पे बंदों के रिस्पॉन्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो हम कह देंगे कि हाँ ऑनलाइन टीचिंग यूजफुल है। और अगर हमारे स्टेटमेंट्स S1 S2 पे बंदों के रिस्पॉन्स SG यानी स्ट्रांगली डिसएग्री वाले आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे हाँ भाई ऑनलाइन टीचिंग कोई यूजफुल नहीं है। तो ऐसे ही ये जो है, ये एटीट्यूड को जानने के लिए बनाए जाते हैं। कई बार सर्वे किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो उसमें काफी जो है लिकर्ट स्केल को यूज किया जाता है कि एक प्रोडक्ट को लेकर कि हाँ इससे मेरे बाल नहीं झड़ते, तो वो स्ट्रांगली डिसएग्री, नहीं झड़ते, झड़ते हैं। तो उस तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में बंदों का जो एटीट्यूड है वो पता चल जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट को लेके बंदों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो हेल्पफुल होगी वो रिसर्च कि हाँ इस चीज में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे शैम्पू बनाते रहने चाहिए। और अगर बंदों का बहुत नेगेटिव फीडबैक आ गया तो कहेंगे नहीं नहीं खराबी है, हमें और इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये एटीट्यूड को जांचने के लिए होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए है। बुद्धि मापन के लिए नहीं है, ना उपलब्धि नापन के लिए है, एबिलिटी को नापने के लिए नहीं है, क्षमता को नापने के लिए नहीं है। उपलब्धि तो भाई अचीवमेंट होती है, और नन ऑफ दिस भी नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू रीडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया। शब्द नाचते हुए लगते हैं, प ब की तरह लगता है शब्द का, और जो आप मुख से वॉइस निकाल रहे हैं और जो शब्द है उनके बीच में एसोसिएशन नहीं बन पा रहा, अधिगम में दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, तो इसका आंसर है रीडिंग से रिलेटेड डिसलेक्सिया, पठन वैफल्य। डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेशन मैथ से रिलेटेड है। ऑटिज्म यानी कि आप जो है आइसोलेटेड रहते हैं, अपने विचारों में खोए रहते हैं, आप सोशल रिलेशनशिप नहीं बना रहे, तो वो नहीं है। इसका आंसर सी है। समावेशन स्कूल में
क्या प्राइमरीली एम करता है? समावेशी शिक्षा। समावेशन से मतलब है कि सभी को एक साथ एक ही जगह पे पढ़ाना। वो फुलफिल करता है एजुकेशनल नीड्स इलिटरेट पेरेंट्स की, यानी अनपढ़ माँ बाप की एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करता है? नहीं भाई। वो मीट द नीड ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रन की आवश्यकताओं को पूरी करना एट द एक्सपेंस ऑफ इंटायर क्लास, यानी फुल पूरी क्लास के खर्चे पर उनकी नीड को पूरा करना। नहीं, ये भी नहीं है। सिर्फ उनके लिए थोड़ी है, उनका मतलब तो है उनकी आप मदद कर रहे हो, मगर नॉर्मल वालों को दिक्कत हो, यानी नॉर्मल वालों को आप नकार थोड़ी रहे हो, नॉर्मल वालों को भी आप साथ लेके चल रहे हो। तो इसलिए इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर सी है। आप प्रोविजन करते हो स्पेशल कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को कि वो नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली समाज में सब एक साथ रहते हैं। तो इंक्लूजन वो है ना, इंक्लूजन के अंदर ना तो नॉर्मल को नकारा जाता, ना डिसेबल्ड को नकारा जाता, सबको सराहा जाता है, सबको एक साथ लेके चला जाता है। तो इसलिए इसका आंसर सी है। अ चाइल्ड विद हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी एक बच्चा जो को श्रवण बाधित है, ये एग्जाम्पल है कौन सी डिसेबिलिटी का? बौद्धिक नहीं भाई, बौद्धिक थोड़ी है, सेंस से आधारित है। हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कान, हमारा हो गया आंख, ठीक है, हमारा हो गया नाक। तो ये जो हमारे सेंसेस ऑर्गन्स है ना, उससे रिलेटेड ये इंपेयरमेंट है। तो इसलिए ये कहलाएगी हमारी सेंसरी इंपेयरमेंट। अगर जो है 90 डेसिबल से ज्यादा बच्चा नहीं सुन पा रहा, तो वो एक हियरिंग इंपेयर चाइल्ड है, ठीक है, वो एक डिसेबिलिटी है, संवेगों से आधारित नहीं है। नन ऑफ दिस इसका। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता उम्र के साथ बढ़ती है, एजुकेशन शिक्षा के साथ बढ़ती है, या एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है? एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है भाई। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे, मटेरियल प्रोवाइड करोगे, आप जो है अलग अलग तरीके का शैक्षिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आउट ऑफ क्लास एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो उससे जो है वो सृजनात्मकता बढ़ेगी। कई बार छोटे बच्चे भी बहुत ही नई अनोखी चीज बना के ला सकते हैं, और कोई बहुत ही बड़ा है, वयस्क है, तो भी वो इतना सृजनशील नहीं है। तो एज से तो इसका रिलेशन नहीं हुआ। एजुकेशन से रिलेशन इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ शिक्षित ही क्रिएटिव हो, तो ये जरूरी नहीं है। कई बार कोई कारीगर हो गया, या फिर जैसे कि कोई नई चीज बनाने वाला हो गया, और वो शिक्षित नहीं है, कोई साड़ी बनाता है, वो इस तरीके की नए नए डिजाइन बनाता है, वो सृजनशीलता है उसकी, और वो अनपढ़ है, तो एजुकेशन से तो उसका रिलेशन नहीं हुआ। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस उसे प्रोवाइड होगा, नई नई चीजों को दिखाने का मौका मिलेगा, उसकी नई नोवेल्टी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उससे सृजनात्मकता बढ़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर सी है। गिफ्टेडनेस किससे है? गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू साइको सोशल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, या दोनों। अब ये देखा जाए साइको सोशल फैक्टर, गिफ्टेडनेस वो होते हैं जिनका आईक्यू 140 एंड अबव है। अब साइको यानी मानसिक, मानसिक से तो रिलेटेड है, क्योंकि हम आईक्यू नाप रहे हैं, तो साइको सोशल फैक्टर तो हो गया। जेनेटिक यानी जन्म जाता है, यानी इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे इंटेलिजेंट, तो हमने हेरिडिटी का तो रोल देखा ही है गिफ्टेडनेस में भी, या फिर नॉर्मल उसमें भी। तो इसलिए इसका आंसर सी है, बोथ। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो नॉन एजर्टिव होते हैं अपनी नीड्स को लेकर। नॉन एजर्टिव नहीं होते, वो तो एजर्टिव होते हैं। वो तो उनकी नीड है, उनको आपने सब्जेक्ट में काम दे दिया, उन्होंने कर लिया, तो वो बोर होते फिर रहे हैं, तो वो एजर्टिव है, अपनी नीड्स को दिखा रहे हैं ना, वो अलग अलग उद्यम काटेंगे, तो टीचर जो है वो तो उनको एक्स्ट्रा चैलेंजिंग टास्क देगी, तो वो तो एजर्टिव होते हैं, अपनी नीड दिखा रहे होते हैं कि हमें ये आ गया भाई। इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी जजमेंट में, हाँ वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने फैसले लेते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। टीचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये तो गलत बात है। टीचर से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। टीचर जो है वो तो मटेरियल प्रोवाइड करेगा ना। टीचर से इंडिपेंडेंट हो गए तो सारी लर्निंग थोड़ी हो जाएगी। स्कूल में तो इसलिए आए हैं कि हाँ वो गिफ्टेड है, हाँ वो जल्दी कर लेते हैं, मगर टीचर तो वो सारा अरेंजर है ना, उसके लिए जो अरेंज कर रहा है, सारी चीजें बता रहा है, उसको नए नए कॉन्सेप्ट बता रहा है। हाँ वो जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी कर लेते हैं, वो उनकी क्वालिटी है, मगर टीचर का रोल नकारा किसी भी तरीके की शिक्षा में नहीं जा सकता। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 16 का आंसर बी है। पर्सन हैविंग आईक्यू बिलो 70 से कम जिसका आईक्यू होता है भाई, वो जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, यानी मानसिक रूप से विकृत होते हैं, मानसिक रूप से रिटार्डेड होते हैं। रिटार्डेशन शब्द देख लेना हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि वो जो है उनका जो नॉर्मल टास्क है वो
जो उनके नॉर्मल वाली रेंज से वो डेविएट करते हैं नेगेटिव की तरफ, यानी उनके अंदर मानसिक विकारता है। तो ये आईक्यू से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअली सुपीरियर तो गिफ्टेड होते हैं भाई, जो कि 140 एंड अबव जिनका आईक्यू होता है, ठीक है। एवरेज जो हो गया वो 90 से 110 हो गया, तो वो तो दे नहीं रखा। 70 से कम दे रखा है तो वो मेंटल रिटार्डेशन में आ जाता है। अब मेंटल रिटार्डेशन भी ना 4 तरीके की होती है। अब मेंटल रिटार्डेशन 4 तरीके की होती है। माइल्ड यानी कि थोड़ी सी कम, जो कि 52 से 67 आईक्यू जो होता है, ये हमारे स्टैनफोर्ड बिने जो टेस्ट हुआ था, जो कि 1916 में बना था, उसकी ये दे रखी है कि उस रेंज, उसको बेस बनाया गया है उसके आईक्यू को, और उस पे आधारित ये डिवीजन है। माइल्ड यानी ठीक ठाक, जो कि 52 से 67 होते हैं, जिनको आप जो है नॉर्मल काम करा सकते हो, आप नॉर्मल एजुकेशन उन्हें दे सकते हो। तो ये जो होते हैं ये एजुकेबल होते हैं, जिनको आप नॉर्मल एजुकेशन, अर्थमेटिक की, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें होती है उनकी एजुकेशन आप दे सकते हो, तो इन्हें एजुकेबल भी कहा जाता है। मॉडरेट यानी ठीक ठाक मेंटल रिटार्डेशन है, इनका आईक्यू 36 से 51 के बीच में होता है। ये जो होते हैं आप इन्हें ट्रेनेबल कहते हो, यानी कि अपने दैनिक जीवन के काम कर पाए, टॉयलेट कैसे जाना है, हाथ मुंह कैसे धोना है, मतलब दैनिक जीवन के काम भी कर लेना, उसी की ट्रेनिंग दी जाती है। और सीवियर और प्रोफाउंड जो होते हैं ना, सीवियर तो हो गया जिसका 20 से 35 आईक्यू बुद्धि लगती है, और प्रोफाउंड यानी बहुत ही ज्यादा, जिसकी अंडर 20 है, ये तो भाई कस्टोडियल होता है, यानी कि इनके लिए स्पेशल असाइलम्स बनाए जाते हैं, इनको कस्टडी में रखा जाता है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, आश्रित पूरी तरीके से। तो ये आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, यानी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालक, वो क्या डिजर्व करते हैं? स्पेशल सिलेबस। भाई स्पेशल सिलेबस तो एक गिफ्टेड बच्चे को चाहिए होता है, क्योंकि वो नॉर्मल सिलेबस जल्दी कर लेता है। इससे तो ये तो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनको सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज चाहिए। उन्हें स्कूलों, इनको इसलिए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिजर्वेशन होने लगे हैं स्कूलों के अंदर, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में, कि भाई इनसे कम फीस लो, इनको भी इन स्कूलों में पढ़ाओ। तो गवर्नमेंट ने सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी लाए, तभी तो ये सब हुआ। तो इसका आंसर बी है, टू बी पिटीड बाय टीचर, यानी टीचर उन्हें दया की भावना से ऐसे देखे, नहीं नहीं, ये नहीं है। उनको आप सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी दो। बच्चों में कॉग्निटिव लेवल पे, संज्ञान के लेवल पे कोई फर्क नहीं है। हाँ बस ये है कि उनको आ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अब आप स्कूल में आप आरक्षण कर दोगे, उनकी सीटें रिजर्व कर दोगे, तो भाई वो आने भी लगेंगे। गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसी इसका रोल है ना इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी मानसिक जो है बुद्धि से रिलेटेड डिसेबिलिटी कौन सी है? अभी हमने देखा मेंटल रिटार्डेशन है, जिसमें आईक्यू जो है वो 70 से कम होता है। उसकी हमने टाइप्स भी अभी पीछे क्वेश्चन में करी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये सब मेंटल रिटार्डेशन है। डिसलेक्सिया पठन वैफल्य, ये अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसके अंदर ये है कि अटेंशन जो है वो नहीं लगा पा रहे, हाइपर एक्टिविटी शो कर रहे हो, यानी बच्चा टिक कर बैठ ही नहीं रहा, कभी यहाँ कूद रहा है कभी वहां कूद रहा है। जब इतनी हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर यानी ज्यादा, तो अटेंशन कहाँ से लगेगी? अटेंशन नहीं लगेगी, आप किसी चीज पे ध्यान केंद्रित ही नहीं करोगे, तो आपका अधिगम कैसे होगा? और अधिगम नहीं होगा तो अधिगम अक्षमता के अंदर ये कैटेगरी आ जाएगी। तो डिसलेक्सिया और ADHD जो है ना, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये LD के अंदर आता है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी के एग्जाम्पल हैं, ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के एग्जाम्पल नहीं है। इसका आंसर है A, मेंटल रिटार्डेशन। क्रिएटिविटी एक बच्चे की शुड डैश बाय द टीचर इन द स्कूल, टीचर को बच्चे की सृजनात्मकता को बढ़ाना है, एनकरेज करना चाहिए। सीधा सा क्वेश्चन है, एनकरेज नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी है। बच्चा सृजनशील है, नई नई चीजें देनी चाहिए, वो नई नई चीजें बना कर लाए। अगर बच्चा कोई ब्लॉक से कोई नई चीज बना के, मैडम ये तो एरोप्लेन है, तो उस चीज की क्रिएटिविटी को उसको प्रोपोगेट करो ना, क्योंकि उससे उसकी थिंकिंग भी बढ़ेगी। न्यूट्रली डील नहीं करना चाहिए कि आप न्यूट्रल मतलब कोई ध्यान ही नहीं दोगे, तो ऐसा थोड़ी है। आप एनकरेज करो, बढ़ाओ, उसको बढ़ाओगे नए नए विचार आएंगे, आगे जाके वो क्या पता कोई नया आविष्कार कर दे। थिंकिंग यानी चिंतन, चिंतन जो है एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि ये संज्ञान पे आधारित है। चिंतन के अंदर एक समस्या से वो शुरू होता है, समस्या जब आती है उससे शुरू होता है, और जब समस्या का समाधान हो जाता है, जब तक वो चलता है। आपके पास चिंतन आप कर रहे हो भाई
कि अब मेरे पास इतने कम दिन रह गए, 50 दिन भी से भी कम दिन रह रहे हैं, रीट का पेपर आने वाला है, तो आप उस पर चिंतन कर रहे हो, आप इमेजेस बना रहे हो, हाँ इसके ये वाले मॉक टेस्ट कर लेता हूँ, ये टॉपिक में मुझे दिक्कत है, ये कर रहा हूँ, और समस्या समाधान हो गई। आपने डिस्कस, आपने एक निष्कर्ष पे आ गए, आपने चिंतन करके कोई स्ट्रेटेजी बना ली और आपकी समस्या समाधान हो गई, तो आपकी थिंकिंग वहां पे खत्म हुई। तो ये एक संज्ञान से रिलेटेड इंडिविजुअल के आंतरिक होने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका आंसर है ए, संज्ञान से रिलेटेड है। अफेक्टिव, मोशन से रिलेटेड, इमोशन संवेगों पे आधारित नहीं है, ये संज्ञान पे आधारित है। कोनेटिव, ये मोटर एक्टिविटी थोड़ी है, कुछ आप ऐसे हाथ हिलाकर और ये सारा थोड़ी करो, दिमाग में करो ना, दिमाग में सोच रहे हो, तो वो ये सब नहीं है। इसका आंसर ए, कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी संज्ञान से रिलेटेड प्रक्रिया है, संज्ञान से जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी हुई है, माइंड से जुड़ी हुई है। एक बच्चा जो है वो उल्टे हाथ से लिखता है और वो काफी कंफर्टेबल है इसमें लिखने में, तो क्या करना चाहिए? उसे डिस्करेज करना चाहिए कि नहीं भाई इस हाथ से मत लिख। अलाउड हिज और हर प्रेफरेंस, हाँ उसको अलाउ करना चाहिए, क्या दिक्कत है उल्टे हाथ से लिखने में, लिख तो रहा है ना, और जब वो उसमें कंफर्टेबल है। मेडिकल हेल्प की कोई इसमें जरूरत नहीं है, वो लिख रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वही मेन है। तो लेफ्ट हैंडेडनेस कोई एक बीमारी नहीं है, तो आप उसकी प्रेफरेंस को वैल्यू करो, अगर वो लिख रहा है उल्टे हाथ से तो उसको उस तरीके से करने दो, क्योंकि वो कंफर्टेबल है उसमें। लिखना मेन उद्देश्य है ना, एक्सप्रेस करना अपनी बातों को। एक बच्चा जो है वो काफी डरा हुआ रहता है स्कूल के वातावरण से। अब कोई डरा हुआ रहता है, तो डरा हुआ रहता है तो वो उस चीज को जाने के लिए अवॉइड करेगा, वो नहीं जाना चाहेगा। नहीं जाना चाहेगा तो वो क्या होगा? ट्रूएंट, भगोड़ा बन जाएगा। तो इसका आंसर है ट्रूएंट। ट्रूएंट शब्द देखना कि ट्रूएंट को कहते हैं हम भगोड़ा। रेगुलर कैसे हो जाएगा? अगर कोई स्कूल से डर ही रहा है, बहुत ज्यादा अफ्रेड है, तो वो रेगुलर ही जाएगा ही नहीं, वो अवॉइड करेगा, स्कूल नहीं जाएगा, पंचुअल भी नहीं होगा। आप कई बार ऑप्शंस को देखो, रेगुलर और पंचुअल दोनों एक ही बात है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते ना। तो ऑप्शन जो एक जैसे भी हो तीनों और एक बिल्कुल ही अलग हो, तो बिल्कुल ही अलग आप जनरल वे से भी बता सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सी है, भगोड़ा बन जाएगा। डरते हुए वो स्कूल में जाना अवॉइड करेगा, अवॉइड करने वाले को भगोड़ा कहते हैं। एक बच्चा जो है वो फ्रीक्वेंटली शो करता है सीवियर इमोशनल आउटब्रस्ट, यानी एकदम से क्लास में संवेगों को वो निकालने लग जाता है, यानी एकदम से चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, या इस तरीके के कोई भी संवेगों को प्रदर्शित कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को अंडरस्टैंड यानी समझ बनानी चाहिए कि क्या कारण है कि वो इस तरीके के व्यवहार कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है इसको। अलाउ करना चाहिए कि बार बार इस बिहेवियर को बार बार करे, अरे नहीं ऐसा थोड़ी करना है, आपको जो है वो बच्चे को समझना है कि ये क्या दिक्कत है, क्यों आ रही है, क्या ये घर पे जो है इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या इसको यहाँ पर कोई साथ वाला परेशान कर रहा है, तो समझ बनाओ। वो है, उसे कहा जाए कि क्लास से बाहर चला जाओ और ये सब कर ले, वहां जाके कर, ये नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये ऐसी तो टीचर जो बी और सी वाली पॉलिसीज अपनाती है, वो तो टीचर ही आज की डेट में बनने लायक नहीं है। ए है, अंडरस्टैंड करो, समझो, बच्चे को रिजॉल्व करो। बच्चे की क्या पता कौन सी दिक्कत आ रही हो, आप उसके इमोशनल आउटब्रस्ट, सावेगिक बुद्धि, ईक्यू डेवलप करना है ना बच्चे का। जब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो उसको समझाओ, उसको सेल्फ रेगुलेट करना सिखाओ कि क्या दिक्कत आ रही है, और खुद भी समझो और उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसी टीचर होनी चाहिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इज नॉट करेक्ट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में कौन सा इमोशन करेक्ट नहीं है? मोटिवेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है बच्चे की बायोलॉजी, मोटिवेशन सेटिस्फाई करती है पर्सन की बायोलॉजिकल नीड्स को। हाँ ये तो सही है, क्योंकि मोटिवेशन जो है उस तरीके का व्यवहार आप करोगे जिससे आप फिजियोलॉजिकल नीड है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, तो बायोलॉजिकल नीड्स को करने के लिए जो काम करोगे आप, वो मोटिवेशन है। हाँ वो हेल्प करती है एक पर्सन को एक गोल अचीव करने में। हाँ आप गोल ओरिएंटेड काम करते हो, ये भी है। मोटिवेशन मेक्स एन इंडिविजुअल इनएक्टिव। इनएक्टिव थोड़ी होता है, बंदा जो है वो एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तभी तो वो मोटिवेटेड होगा। आप जो है, आपको नौकरी लगना है तो आप उसके लिए मोटिवेटेड होगे क्योंकि आपके पास गोल है, आप उसके लिए अपना इंडिविजुअल एक्टिव कार्य करोगे, पढ़ोगे तभी तो लगोगे। तो यही है इनएक्टिव बंदा। मोटिवेशन से अगर इनएक्टिव होते रहते तो आप नौकरी कैसे लगोगे? आप पैसिव हो जाओगे, सिर्फ काम नहीं करोगे तो कैसे लगोगे? तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है और हमें गलत वाली ही बतानी थी, तो इसलिए इसका आंसर सी है। हैबिट ऑफ स्मोकिंग इन स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर धूम्रपान करने की आदत कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ, ये रिजल्ट नहीं हो सकता इस चीज का, मॉडलिंग का।
मॉडलिंग का तो भैया रिजल्ट है, वो अपने बड़े बड़े हीरो हीरोइन को स्मोक करते छल्ले बनाते देखते तो उनको ऐसा लगता है एडोलसेंस में ये तो बड़ी टशन मारने वाली चीज है, उसको देख के वो खुद इस आदत, बुरी आदत की लत लग जाती है उन्हें। तो मॉडलिंग का तो ये रिजल्ट है, मॉडलिंग से तो ये होता है, हमें बताना है किससे नहीं होता, मॉडलिंग से होता है। पीयर प्रेशर, कई बार आपके आसपास वाले सहपाठी वो खुद स्मोक कर रहे होते हैं तो अरे करके देख ले एक बार क्या होता है, तो उससे क्या होता है फिर आदत लग जाती है। तो पीयर का प्रेशर है कि अगर नहीं करूंगा तो ये सोचेंगे कि ये तो बड़ा डरपोक है। एडोलेसेंस में काफी ये प्रेशर होते हैं बढ़ते बच्चे के साथ, तो उस पीयर प्रेशर से वो गंदी आदतों में भी फंस जाता है। तो पीयर प्रेशर तो इन्फ्लुएंस करता है, तो इसलिए सी नहीं हो सकता। इनोक्यूलेशन, अब देखो ये शब्द आ गया भारी भरकम, और हम अगर हिंदी मीडियम ना दे रखा हो तो हम तो शब्द ही नहीं मतलब आ रहा हमें। तो इनोकुलेशन का मतलब है टीका। अब टीका लगाना और स्मोक करना, इनका आपस में कोई रिजल्ट कोरिलेशन है? कोई कोरिलेशन नहीं है। तो स्मोक करना, उसकी आदत डेवलप करना, वो टीकाकरण का रिजल्ट नहीं है, और वही हमें बताना है कि क्या नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर है बी। एक स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली रिमेन रहता है इनअटेंटिव इन क्लास, यानी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसे पनिश करना चाहिए। पनिशमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, उसे दंड बिल्कुल भी नहीं देना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एक्सपेल फ्रॉम स्कूल, स्कूल से निकाल देना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, तो बी भी गलत है। एडवाइस करना चाहिए कि स्कूल में पढ़े नहीं। आप कैसे किसी बच्चे को कह सकते हैं कि तू पढ़ने लायक ही नहीं है? भैया वो उसका अधिकार है, आर्टिकल 21A के तहत वो शिक्षा का अधिकार है उसका। तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दिस। अगर इनअटेंटिव है तो अंडरस्टैंडिंग बनाओ भाई, क्यों इनअटेंटिव है, क्या दिक्कत आ रही है, वो जरूरी है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है? बच्चे के इमोशंस बहुत लंबे होते हैं, बच्चों के इमोशंस इंटेंस होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा तीव्र होते हैं। बच्चों के इमोशंस जो होते हैं ट्रांजिटरी होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए होते हैं। बच्चों के संवेग जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। बिल्कुल सही। कोई बच्चा नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर बाद आप उसे कहोगे चल बेटा बाहर घूमने चलते हैं, वो 2 मिनट में मान जाता है। तो उसके जो संवेग हो गए वो ट्रांजिटरी हो गए, यानी बहुत कम समय के लिए। इंटेंस, नाराजगी वो एकदम से बहुत ज्यादा चिल्ला विला के भी दिखा देगा, मगर थोड़ी देर बाद वो मान जाएगा। तो ब्रीफ भी होते हैं। प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक नाराज होना, वही ये तो बड़े लोग करते हैं, बच्चे नहीं करते कि मुंह सुझा के सालों साल कोई बात पकड़ के बैठे हुए हैं कि अरे इस चीज का बदला लूंगा। वो गलत है। वो बड़ों का इमोशन वो कई रखते हैं, वो भी नहीं रखना चाहिए। इमोशंस बच्चे के प्रोलॉन्ग नहीं होते हैं, हमें नहीं वाली बतानी थी, तो इसलिए इसका आंसर ये है। पनिशमेंट टू द स्टूडेंट इज, बच्चों के लिए दंड हमेशा जरूरी है प्रॉपर एजुकेशन के लिए? दंड तो देना ही नहीं है, तो जरूरी कहां से हो गया? तो ये ऑप्शन तो कट गया। ओकेशनली नेसेसरी फॉर प्रॉपर एजुकेशन, कभी कभी दे दो, कभी कभी भी नहीं देना, बिल्कुल ही नहीं देना, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। कंप्लीटली इनफेक्टिव है प्रॉपर एजुकेशन के लिए, बिल्कुल सही। बिल्कुल कंप्लीटली इनफेक्टिव है। पनिशमेंट से जो है वो डर पैदा होता है, और डर के अंदर ना तो बच्चा सीख सकता है ना टीचर सिखा सकता है। डर के माहौल में तो आप अगर किसी चीज से आप डर रहे हो तो आपकी लर्निंग भी नहीं अच्छी तरीके से होगी। ये सारे आउटडेटेड बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में नहीं माने जाते। एनसीएफ 2005 को पढ़िए, उसमें इसके बारे में काफी कुछ कह रखा है कि बच्चे को दंड देने से बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बच्चा जो है वो हर्ट होता है। और कई बार ऐसे दंड देने से बच्चा जो है वो गलत एक्ट भी परफॉर्म कर जाता है, सुसाइड वगैरह कर जाता है, क्योंकि उसको अपने पीयर के आगे इंसल्ट फील होता है। तो पनिशमेंट एज द टीचर आपको कभी भी स्टूडेंट को नहीं देनी है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, उसको निकाल बाहर फेंकिए। एक काउंसलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एडवाइस करना काउंसली को, यानी काउंसली को सलाह देना कि भाई तेरे को ये दिक्कत आ रही तो ये कर ले। मेक डिसीजन फॉर द काउंसली, आपने जो है डिसीजन बना दिया कि ऐसा 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 कर, और उसके लिए आप खुद ही फैसले लेने लग गए, ये भी गलत है। आप उसके लिए खुद कैसे फैसले ले सकते हो? सेट अप गोल्स बाय द हेल्प ऑफ डिस्कशन विद द काउंसली, जो कि मदद लेने आया है उसके साथ डिस्कशन करो, उसकी बातों को सुनो, उसकी जो दिक्कत आ रही है उसको समझो, और उसके साथ मिलके छोटे छोटे गोल करो, सेट करो, जिसमें उसकी पूर्ण भागीदारी हो, यानी वो पार्टिसिपेट करके बनाए। और फिर जो है आप उन गोल्स की तरफ काउंसली को, यानी जो मदद लेने आया उसको कहो कि चलो इस पे काम करते हैं।
सलाह देने से कुछ भी नहीं होगा, सलाह देने से वो माने ना माने, ना वो सलाह लो ना फैसले लो, उसको सहभागिता से लो और उसके लिए गोल्स बनाओ, छोटे गोल्स बनाओ। ये दिक्कत आ रही है तो चलो इस चीज के लिए ये समस्या आ रही है, भाई मेरे एक काउंसलिंग के पास कोई आया समस्या लेकर कि भाई पेपर आते ही ना मेरे को घबराहट होने लग जाती है, तो भाई अब उसकी इस बात पे डिस्कशन करो कि क्यों होने लग जाती है, पढ़ा नहीं है, क्या बात है, प्रेशर फील होता है। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ऐसा गोल्स बनाते हैं कि क्या कर सकते हैं हम चीज को लेकर, वो कहता है कि छोटे टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं और इतना इतना पढ़ सकते हैं, तो उस चीज की वो तैयारी में आप मदद कर रहे हो, आप उसके गोल्स उसी से आइडेंटिफाई करवा के बनवा रहे हो, आप अपनी सलाह और अपना डिसीजन उस पर नहीं थोप रहे। काउंसलिंग में नहीं ऐसा किया जाता, तो इसलिए इसका आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसलर की, काउंसलिंग के मटेरियल को ही यूज करना, उसकी ही बातों को यूज करते हुए काम करना, तो इसका आंसर सी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए, और आप किन किन टॉपिक्स को और क्लियरली डीप में समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। और रीट के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन कीजिए बच्चों, और ऑल द बेस्ट। ये इस पेपर की आंसर की है। थैंक यू।